हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजिंग वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। इसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस इन दोनों को हम कैसे इनकी स्पीड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8-9 पॉइंट्स हैं बस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज रिमूव डुप्लीकेट स्क्रिप्ट्स एंड सीएसएस। तो क्या होता है, कई बार जैसे टिपिकली वर्डप्रेस की साइट्स होती हैं या फिर कोई नॉर्मली ये सीएमएसएस में ज़्यादा होता है, वो लोग काफ़ी सारे प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो इस केस में ये होता है कि मल्टीपल एक ही प्लगइन की फ़ाइल कई कई बार यूज़ होती है। जैसे बूटस्ट्रैप की फ़ाइल कई बार है या जेक्वेरी की फ़ाइल कई बार यूज़ हो रही है। तो इससे यह है कि नेटवर्क पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ब्राउज़र को अक्सर कभी कभी तो ब्राउज़र कैश कर लेते हैं, लेकिन बार बार मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं सेम फाइल के लिए, तो जो आपका पेज पर जो है लोडिंग का इंडिकेटर घूमता रहता है हमेशा। तो इस चक्कर में थोड़ा आपकी परफॉर्मेंस साइट की स्लो होती है, और गूगल जैसे सर्च इंजन है वो अपने इसको परफॉर्मेंस स्कोर में इसका इम्पैक्ट आता है, इसका स्कोर जो है नेगेटिव हो जाता है। तो अगर डुप्लीकेट स्क्रिप्ट्स या सीएसएस हैं तो उनको रिमूव करना ही बेस्ट है साइट से। नाउ सेकंड है कि मिनिफाई एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। अब जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स हैं हमारी, टिपिकली जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं उनमें तो होता ही है कि हमारे जो भी नॉर्मली वेब बंडलर्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे वेबपैक हो गया, ब्राउजरीफाई हो गया, रोलअप हो गया। तो अपना जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स को मिनिफाई करने का फ़ायदा है कि इससे साइज़ काफ़ी कम हो जाता है हमारा फाइल का। और जो तो मिनिफिकेशन के प्रोसेस में ये होता है कि जो अननेसेसरी कमेंट्स होते हैं, वाइट स्पेस होते हैं, ये सब जो मिनीफायर हैं हटा देते हैं। तो टिपिकली इससे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। जैसे ओरिजिनली ये एक सैम्पल फाइल दी थी मैंने, अगर 28 KB की फ़ाइल है तो 22 KB की फ़ाइल हो जाती है। तो अगर जोड़ दो ऐसे आपकी 8-10 फाइल्स भी हैं तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो ये काम सिर्फ जेएस के लिए नहीं, इनफैक्ट ये काम आप सीएसएस के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपकी एचटीएमएल डायनेमिकली हो रही है लोड, तो एचटीएमएल के लिए भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे ये काफ़ी इम्पैक्ट आता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, इसी वाले पॉइंट को मिनिफाई एचटीएमएल, जीएसएस एंड सीएसएस को हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। एक हमारे पास एक जीजीप कंप्रेशन एल्गोरिदम होता है जो कि हम सर्वर से इनेबल कर सकते हैं, और सारे ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम मिनिफिकेशन के बाद जो है जीजीप कंप्रेशन भी अलग से अगर लगा देंगे इसमें, तो जो हमारा फाइल का साइज़ है वो फर्दर और रिड्यूस हो जाएगा। तो टिपिकली इससे 70-80% तक फाइल कम हो जाता है। ये जो एग्जांपल देख रहे हो आप स्क्रीनशॉट में, ये हमारा एक लाइव एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल है। इसमें जीजीप कंप्रेशन लगा हुआ है और इससे जो है इतना इफेक्ट आता है। अगर ओरिजिनली एक फाइल 28 KB की है आपकी, मिनिफिकेशन के बाद वो 22 KB की होगी, और जीजीप किया उसे, और सिर्फ जीजीप किया अगर तो ऑलमोस्ट 7 KB की, पर ये दोनों प्रोसेस साथ करने पर 6 KB। तो टिपिकली मतलब जो फाइल का साइज़ है वो 20% हो गया इसका। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपकी साइट के लोडिंग टाइम पर। और इसको इनेबल करने के लिए बस आपको सर्वर साइड पे ये करना पड़ता है कि वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है, या फिर एक HTXS फाइल होती है टिपिकली अपाचे सर्वर्स के लिए, एनजीएनएक्स सर्वर्स के लिए, उन HTXS फाइल्स में जाके उस कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना पड़ता है। पर इससे पहले जीजीप कंप्रेशन जो है सपोर्टेड नहीं था ब्राउज़र्स में, तो तब ये यूज़ नहीं होता था। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं, तो यूज़ करना चाहिए इसे, काफ़ी एडवांटेज है इसका। मूविंग ऑन, प्लेस स्क्रिप्ट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। ये जो टिप है, खैर ये पहले के ज़माने में, पहले का ज़माना एज इन जब ब्राउज़र्स इतने मॉडर्न नहीं थे, तब स्क्रिप्ट्स को क्या है, हेड सेक्शन में रखने पर स्क्रिप्ट्स की लोडिंग ब्लॉक होती है, और आपका एचटीएमएल वाला जो पार्ट है पेज का वो भी तब तक लोड नहीं होता जब तक स्क्रिप्ट लोड नहीं हो जाती सारी। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता था कि आप अपनी स्क्रिप्ट्स को जो है बॉडी के जस्ट पहले, बॉडी जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके ठीक पहले रख दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो है पेज ब्लॉक नहीं होता, और आपका एचटीएमएल और पेज विजिबल हो जाता है यूज़र को, और स्क्रिप्ट अपना बाद में लोड होती रहती है। पर दिक्कत यह है कि अगर आपका रिच इंटरनेट एप्लीकेशन है और स्क्रिप्ट लोड नहीं हुई, जिसमें स्क्रिप्ट का ज़्यादा काम है, तो फिर यूज़र पेज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब जो है, अब समाधान है, अब इसका ऑल्टरनेटिव भी है। ब्राउज़र्स में एक 2 नए फीचर आए हैं। एक, आप जब स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हो अपने कोड में, तो 2 एट्रीब्यूट हैं, एक असेंड, एक डेफर। उनको आप यूज़ कर सकते हो और अपनी स्क्रिप्ट को मूव कर सकते हो वापस हेड में।
एसिंक में क्या होता है कि एसिंक ये बताता है स्क्रिप्ट टैग्स को कि आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं ब्राउज़र उनको जो है सिंक्रोनसली लोड करेगा। मतलब HTML पार्सर अगर चल रहा है तो HTML पार्सर को ब्लॉक करेगा, तब भी वो उसको लोड करेगा, लेकिन एसिंक्रोनसली। और एज सून एज आपका HTML पार्सिंग कंप्लीट होगी ब्राउज़र के द्वारा, ये आपकी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। डेफर्ड का केस ये है कि जब पूरा HTML डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है, ये उसके बाद ही एग्जीक्यूट होंगी, और इनका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो गारंटेड है कि सीक्वेंस में होगा। आपके पेज पर अगर 4 स्क्रिप्ट्स हैं 1 2 3 और 4, सब में डेफर एट्रीब्यूट है, तो वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। अब ये उस इनके लिए पर्टिकुलरली यूज़फुल है जब जैसे आप कोई डिपेंडेंसी वाली स्क्रिप्ट्स हैं, से jQuery आप यूज़ कर रहे हो या एंगुलर या व्यू डायरेक्ट पेज में यूज़ कर रहे हो, और उसकी जो डिपेंडिंग स्क्रिप्ट है वो पेज में बाद में है, तो इस केस में आपका डेफर का सबसे अच्छा यूज़ केस बनता है। पहले आपकी स्क्रिप्ट की मेन फाइल लोड हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है डिपेंडिंग स्क्रिप्ट सीक्वेंशियली। तो स्क्रिप्ट्स को बॉटम में रखने की अब ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन ये पहले का रिकमेंडेशन है। पर डू यूज़ एसिंक और डेफर। और एसिंक का यूज़ केस, एसिंक जो है लोकल जो आपकी फाइल्स हैं, अगर आप अपने लोकल फाइल्स को, अपने लोकल बिल्ड वाली फाइल्स को रेफ़र कर रहे हो तो एसिंक डज नॉट वर्क ऑन देम। एसिंक आपकी एक्सटर्नल जो स्क्रिप्ट्स हैं उन पर काम करता है। जैसे आप गूगल मैप्स का API लोड कर रहे हो या कोई और API लोड कर रहे हो, तो उस केस में ये आपका प्रॉपरली काम करेगा, एसिंक्रोनसली सब कुछ लोड कर लेगा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज यूज़ गूगल लाइट हाउस। तो गूगल लाइट हाउस क्या है? गूगल का एक टूल है जो कि वेब परफॉर्मेंस मेजर करने के काम में आता है वेबसाइट्स की, और ये पर्टिकुलरली इसके 30-40 मैट्रिक्स हैं, उनके अगेंस्ट आपकी साइट को रन करता है और देखता है कि कितने आप इनको फॉलो कर रहे हैं। तो उसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। टिपिकली इसमें इसके पांच कैटेगरीज होती है: परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO और प्रोग्रेसिव वेब ऐप यानी PWA। तो ये जितना आपका स्कोर 100 के आसपास होगा उतना ही इसको अच्छा माना जाएगा साइट के स्कोर को। तो टिपिकली अगर हम एक साइट लें और दिस इज़ बिल्ट इन इज गूगल क्रोम या आजकल के जो भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, तो ये मेरे ब्राउज़र में मैंने मीडियम साइट खोली है, एंड कंसोल में एक आपका लाइट हाउस ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ये अगर नहीं अवेलेबल है तो आप यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एज अ पार्ट ऑफ क्रोम। जस्ट गो टू लाइट हाउस एंड क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट। यहाँ यू कैन ऑल्सो चूज़ द कैटेगरी जिसके लिए आप कर सकते हो, मोबाइल और डेस्कटॉप स्पेसिफिकली, पर ये बाई डिफ़ॉल्ट दोनों के लिए रन करता है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट, ये रन करेगा इसको इन सारे पैरामीटर्स के अगेंस्ट, एंड कुछ ही सेकेंड्स में वी विल हैव द रिपोर्ट। तो मीडियम का परफॉर्मेंस स्कोर इज 36, एक्सेसिबिलिटी इट वाज नॉट एबल टू डिटरमाइन, बेस्ट प्रैक्टिसेस 100, SEO 82, एंड प्रोग्रेसिव वेब ऐप ये नहीं है। अब इसमें यू कैन सी द पैरामीटर्स हियर। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, मतलब यूज़र को जब कोई चीज़ दिखनी विजिबल होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, 3 सेकंड ले रहा है। ये लेटेंसी जो है 1 सेकंड गूगल इसको बेस्ट मानता है। स्पीड इंडेक्स 7.8 सेकंड। और ये नीचे वो चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। रिमूव अनयूज जावास्क्रिप्ट, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग, जो हम अभी स्क्रिप्ट्स को एसिंक और डेफर करने की बात कर रहे थे, ये वही चीज़ें, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, रिमूव अनयूज CSS, एंड काफ़ी सारे ये फैक्टर्स हैं। और जिन ऑडिट्स में ये पास हुआ है वो ये अलग से लाइट हाउस जो है आपको लिस्ट करके देता है। सॉरी, ये आपको जैसे ये सारे मैट्रिक्स में इसने ऑडिट पास किए हैं। सिमिलरली दूसरा कैटेगरी है आपका एक्सेसिबिलिटी। इसमें भी जो इश्यूज़ निकले हैं वो सब अलग से लिस्ट आउट हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल टूल है जो एडिट्स पास हुए हैं जिनमें कि साइट्स ऐसे ये अलग से लिस्ट आउट हुए हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 आउट ऑफ 100, इसका मतलब सारे के सारे मैट्रिक पास किए हैं साइट में। सिमिलरली SEO प्रैक्टिसेस, links do not have descriptive text, image elements do not have word attribute, mobile friendly, and progressive web app. Your web app page loads too slowly and not interactive within 10 seconds. So ये बड़ा यूजफुल टूल है, एंड काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है जब आप एक नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो या कोई वेब एप्लीकेशन है आपका जिसमें परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा, एंड काफ़ी इजी हो जाता है इसको हैंडल करना फिर आपस में।
तो दिस वाज लाइट हाउस। इसके बाद सेकंड इज़, ये टिपिकली अप्लाई होता है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन हैं, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, स्वेल्ट, इन सब एप्लीकेशंस को। तो एक बंडल एनालाइज क्या करता है, जब आपका प्रोजेक्ट रन होता है तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिपेंडेंसी ग्राफ, कि कितनी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड एंड उनका साइज़ क्या क्या है। तो इससे बड़ा इजी हो जाता है कि कितनी आपकी ऐसी लार्ज डिपेंडेंसीज ऑब्वियस टू पॉइंट आउट। जैसे अगर कोई आप बड़ा प्लगइन यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पर सीधे विजिबल हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे एक प्रोजेक्ट का बंडल है जिसमें कि इतने सारे हमारे अलग अलग छोटे छोटे सब बंडल्स हैं। तो यहाँ पर देखते ही मैं समझ सकता हूँ कि जो इसमें pdf.js वाला बंडल है, दिस इज़ द मोस्ट हैवीएस्ट वन, 1 MB का है। ये वेंडर जो है एक्सटर्नल जितनी भी मेरी जावास्क्रिप्ट है 3.7 MB की है ये है। एंड ऐसे ही एक क्विल वाला बंडल है जो 500 KB का है, और बाकी ये छोटे छोटे और बंडल हैं, सबके साइज़ 50 KB, 60 KB, 10 KB, 50 KB ऐसे भी हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल है आइडेंटिफाई करने में। जैसे हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि जैसे कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, कोई एक प्लगइन यूज़ किया बगैर सोचे समझे, npm पे आजकल सारे पैकेज अवेलेबल रहते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी इंस्टॉल कर देते हैं। अगर इस टाइप का बंडल एनालाइजर होगा तो यू कैन डायरेक्टली सी कि कौन सा ऐसा आपका प्लगइन है जो आपको परफॉर्मेंस में इश्यू दे सकता है। बड़ा साइज़ है तो ऑब्वियसली आप उसका ऑल्टरनेटिव देखो, या कोई ऐसा तरीका सोचो कि उसको बार फुली लोड ना करना पड़े, जहाँ जिस कंपोनेंट में वो ज़रूरत है आपकी वहीं पर लोड करें उसको। तो हमारे पास भी पहले जो है काफ़ी सारे प्लगइन थे ऐसे एक्सटर्नल जो कि बड़े साइज़ के थे। हमने उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जैसे हम TinyMC एडिटर यूज़ कर रहे थे, यूज़ करने की सोची थी हमने पहले, पर उसका जो साइज़ था 1.7 MB के आसपास था, तो उसको हमने फिर हटाया और Quill.js यूज़ किया। क्विल एडिटर आता है एक डिस्टेक्स एडिटिंग के लिए, वो 1/3 है साइज़ का, 429। तो इस तरीके से आप बाकी भी और देख सकते हो, छोटे छोटे बाकी भी और क्या क्या ये यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, इसी को थोड़ा सा आगे लेके कोड स्प्लिटिंग। अब कोड स्प्लिटिंग ये है जब आपका व्हेन यू गेट योर ऐप रेडी फॉर प्रोडक्शन, जो आपका जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो बंडल होती हैं। अगर काफ़ी सारे फीचर्स हैं आपकी ऐप में तो आपका वो बंडल जो है बड़े साइज़ का बनेगा काफ़ी। अब बड़े साइज़ का होगा तो यूज़र जब भी फर्स्ट टाइम ऐप को लोड करेगा, मान लो 4-5 MB का बंडल है, तो इनिशियली फर्स्ट लोड टाइम विल बी वेरी हाई। अब जो आप अगर एक्सटर्नल पब्लिक वेबसाइट है, कोई आपकी पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है और उसमें ऐसा बिहेवियर है, तो यूज़र जो है तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। टिपिकली रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ है कि 3 सेकंड यूज़र वेट करते हैं किसी नई वेबसाइट पे पेज लोड होने का, 3 सेकंड के अंदर नहीं खुली तो वो निकल लेते हैं। तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि 3 सेकंड से पहले आपका कंटेंट लोड हो, और इस पर आप एक ही तरीके से कर सकते हो, अपना बंडल साइज़ को कम से कम करके, बिकॉज दूसरे के इंटरनेट स्पीड आपके हाथ में नहीं है और कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ से कोड स्प्लिटिंग ये होता है कि एक बंडल 5 MB का एक बंडल बनने के बजाय आपका जो जितने भी इंडिविजुअल स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स हैं सबको अलग अलग पैकेज किया जाए। जैसे 5 फीचर है आपकी साइट में, 5 के अलग अलग बंडल होंगे, और यू कैन विजुअलाइज इट लाइक दिस कि आपके 5 मेन्यूज़ हैं आपके पेज में, हर मेन्यू पे क्लिक करने पे एक पेज ओपन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फर्स्ट मेन्यू ओपन होता है। तो जब पेज लोड होता है फर्स्ट मेन्यू और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्क्रिप्ट एंड HTML एंड CSS फाइल्स नीडेड हैं वही लोड होनी चाहिए बस, बाकी 4 टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम टिपिकली मान लें कि आपका 5 MB का है बंडल और 1 MB के फिर 5 सब मेन्यूज़ हैं, तो फर्स्ट टाइम में आपका 5 MB नहीं 1 MB लोड होगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द सेकेंड वन, उसकी फाइल्स डायनेमिकली वहीं पर लोड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो है काफ़ी स्पीड में इससे हेल्प मिलती है। अगेन मैं इसका एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में येलो वाला पोर्शन है ये दिख रहा है वेंडर वाली फाइल्स हैं, और राइट हैंड साइड में जो है ये हमारे मॉड्यूल्स हैं जो JS/number.js वाली फाइल्स हैं। अगर मैं इसको टोटल एक करता तो ये काफ़ी 2-3-4 MB के आसपास हो जाता है, पर अगर आप देखोगे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं 230 KB, 400 KB, 280 KB, और जो नीडेड नहीं है एक बार में टिपिकली 300-400 KB होता है, 300 KB के आसपास होता है लोड, और उससे आपका काम बन जाता है। तो जो नीडेड नहीं है आपका, बाकी एप्लीकेशन आपका अनअफेक्टेड रहता है, परफॉर्मेंस इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
तो मेक श्योर कि आप ये चंकिंग किया करो अपने उसमें। इसके लिए काफ़ी सारे आते हैं, वेब पैक में इनबिल्ट होता है, बस इसके लिए आपको कोड में चेंज करना होता है। एंड कोड में ये चेंज होता है कि जो कंपोनेंट है उसमें कुछ सिंटैक्स में चेंजेस करने होते हैं। मुझे बाकी फ्रेमवर्क्स का आई डोंट नो, बट व्यू में ये होता है डायनामिक कंपोनेंट लोडिंग हम लोग करते हैं। एज सुन एज वी डू दैट, उसके बाद वेब पैक इज़ कॉन्फ़िगर्ड सो दैट वो जो भी डायनामिक कंपोनेंट्स हैं उनको उनके अलग अलग चंक अपने आप से बना लेता है। तो डेफिनेटली ये हर फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। सो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको यूज़ करना आप स्टार्ट कर दो। ओके, मूविंग ऑन, अगला है हमारा ट्री शेकिंग। ट्री शेकिंग क्या है? टिपिकली इसको आप ऐसे देखो, डेट कोड एलिमिनेशन बोलते हैं। चीज़ डेट कोड एलिमिनेशन मतलब आपके प्रोजेक्ट में आपने 100 फंक्शन लिखे हैं, उनमें से जब आप किसी एक पर्टिकुलर पेज पर हो और 10 रन हो रहे हैं तो बाकी 90 जो है अनयूज्ड हैं। तो ऐसे फंक्शंस को बंडल में लाके कोई फ़ायदा नहीं है। या कोई लाइब्रेरी है उसमें 100 फंक्शंस हैं और आपको 10 यूज़ करने हैं, बाकी 90 आपके काम के हैं नहीं, तो उनको आप बंडल में डाल के क्या करोगे? तो इसका फ़ायदा ये है कि बंडल साइज़ आपका स्मॉल होगा एक तो, और लोडिंग भी फास्ट होगी। टिपिकली इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मोमेंट जेएस जो लाइब्रेरी आती है आपकी, मोमेंट जेएस हो गया, या फिर मोमेंट जेएस में सपोर्टेड नहीं है अभी आई थिंक, लोडेश या अंडरस्कोर जेएस। लोडेश खुद में जो लाइब्रेरी है वो 500-600 KB के आसपास है। तो अगर आपने इंपोर्ट लोडेश फ्रॉम लोडेश किया हुआ है तो आपका ये सोच लो 500 या 600 KB सीधा आप लोड कर रहे हो, आपका बंडल साइज़ में डायरेक्टली आधा MB का इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर आप 3 या 4 फंक्शन यूज़ कर रहे हो, जैसे डिबाउंस, फिल्टर, फाइंड या फिर सम, वैसे तो ES6 में अवेलेबल हैं सब, फिर भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सिंपल आप जो फंक्शन चाहिए वही डायरेक्टली आप लोड करो। तो जब आपका बिल्ड बनेगा सिर्फ ये फंक्शन का कोड जाएगा स्टैंड अलोन, बाकी लोडेश लाइब्रेरी का कोई भी कोड नहीं जाएगा। सो इससे आपको ये गारंटी हो जाएगी कि आपका जो 400-500 MB 400-500 KB का जो साइज़ था बंडल का, वो सिग्निफिकेंट उसमें इफेक्ट आएगा। तो ये काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इनफैक्ट हम लोग इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ रिकमेंडेड कि आप हर हाल में इसको यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट में। और जो भी लाइब्रेरी आप चूज़ करते हो, अगर उसमें ट्री शेकिंग का सपोर्ट नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव देखो, या कुछ और तरीका अगर अल्टरनेटिव है तो बेस्ट है, ताकि आप जो सिर्फ अपने काम भर का है उसी को यूज़ कर पाओ। आपका ऐसे साइज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। एंड फाइनली ऑप्टिमाइज इमेज साइजेस। ऑप्टिमाइज इमेज साइजेस क्या है? टिपिकली वेब नॉर्मली जब स्टार्टिंग में बिगनर्स जब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, और जैसे कोई मान लो एक ई-कॉमर्स की साइट है या फिर एक ऐसी साइट है जिसमें इमेजेस का ग्रिड लगा हुआ है आपका, तो एक इमेज से 1 MB की है, जब आप अपलोड करते हो उसको 1 MB अगर 1 MB की अगर आप इमेजेस डाउनलोड करवाओगे यूज़र के ब्राउज़र पे, तो और आपकी पेज पे ऐसी 4-5 इमेजेस भी हैं तो वो सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाएगा। तो जब भी कोई आपका एडमिन है, कोई आपके एडमिन से लोड करता है या खुद भी आप अपलोड करते हो इमेजेस, मेक श्योर कि वो किसी एक प्रॉपर कंप्रेशन एल्गोरिथम से कंप्रेस्ड है विदाउट लॉस इन क्वालिटी। 1 MB की साइज़ टिपिकली आपकी 200-300 KB की हो जाती है। नंबर 1 बात ये। नंबर 2, जब भी कोई इमेज अपलोड होती है, कोई पब्लिक फेसिंग या कमर्शियल ऐप है, तो उसमें जब भी एक इमेज अपलोड होती है तो उसको आप अपलोड के वक्त ही उसको आप अलग अलग साइज़ में बना के काट के रख लो ऑटोमेटिकली, लाइक आइकन साइज़, थंबनेल साइज़, मीडियम, लार्ज, स्मॉल। इससे ये होता है कि बेस्ड ऑन द पेज यू आर ऑन सिर्फ वही इमेज आप लोड करो और दिखाओ। इससे भी पेज पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है। जैसे आपका एक जैसे ई-कॉमर्स का शॉप वाला पेज है, उस पर आपका ग्रिड आता है तो उस पर दिखते हैं थंबनेल दिखते हैं। अगर थंबनेल वाले पेज पे अगर आप सिर्फ फुल जो है फुल साइज़ जो आपका 1080px वाला साइज़ दिखाओगे तो उसको जो है लोड होने में लगेगा ज़्यादा टाइम। अगर थंबनेल वाला साइज़ ऑलरेडी होगा आपके पास तो वो इट विल बी फास्टर टू लोड। तो ये थे हमारे कुछ 8-9 टिप्स एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉक। होपफुली मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, एंड होपफुली इट इज़ वेरी यूज़फुल टू ऑल ऑफ अस, एंड आई रिकमेंड कि आप लोग इसको फॉलो करो अपने उसमें प्रॉपर्ली। एंड थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच।